हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका प्रमुख एकेडमी के इस मंच पर। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटीज़ की सीरीज में। क्लास 12 का एनसीईआरटी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आप देखेंगे बुक का कवर ये ऐसा है। एंड अब आने वाले वीडियोस की सीरीज में हम इसे चैप्टर वाइज करेंगे। चैप्टर वाइज हम जानेंगे अबाउट द क्रक्स और अबाउट द लर्निंग जो कि इस एनसीईआरटी के चैप्टर्स में है। देखिए, हमारा पढ़ने का अप्रोच इस तरह से रहेगा कि हर एक चैप्टर में एक पर्टिकुलर इवेंट है, एक मेन इवेंट है। उस मेन इवेंट के आसपास छोटे छोटे इवेंट हैं जो उस मेन इवेंट से लिंक होते हैं। तो नाम ही इसका कंटेम्प्ररी है, यानी कि एक साथ एक इवेंट के साथ साथ बहुत सारे इवेंट चल रहे होंगे। तो अब सारे इवेंट को एक साथ या अलग से पढ़ना संभव नहीं हो पाएगा। तो आई मीन एनसीईआरटी के लिहाज से हमारा मेन पढ़ने का मकसद या पढ़ने का जो फोकस रहेगा वो मेन इवेंट के ऊपर हम ज़्यादा बात करेंगे, और उससे लिंक्ड जो कंटेम्प्ररी इवेंट्स है उस पर हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि दोनों तरह से डिटेल में बात करना एनसीईआरटी के लिहाज से न तो संभव है न परीक्षा के लिए रिक्वायर्ड है। तो हम एग्जाम रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल बी कवरिंग द टॉपिक्स विच आर देयर इन दिस स्पेसिफिक कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी। बड़ी ही रोचक एनसीईआरटी है ये। बड़ी ही इसमें आप जानेंगे कहानियों के बारे में, आप जानेंगे किस तरह से कंट्रीज़ का उदय होता है, किस तरह से कंट्रीज़ का फॉल होता है, वो कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं जिसकी वजह से राइज एंड फॉल हुआ या हो सकता है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने का जो यूपीएससी का नज़रिया आप में डेवलप करना है, वो नज़रिया ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे केस स्टडीज कि सरकारें क्या प्रयास करती है तब उसका क्या रिजल्ट निकल के आता है, समाज उसको किस तरह से लेता है, इंडस्ट्रीज उसको किस तरह से लेती है, और बाजार उसको किस तरह से लेता है। और आप देखेंगे इन्हीं का मिला जुला जो सम सॉर्ट ऑफ इवेंट्स जिसको मैं कह रहा हूँ, इसी को आप देखेंगे इन सम अपकमिंग वीडियोस, अपकमिंग स्लाइड्स में आप इसे जानेंगे समझेंगे। तो यूपीएससी आपको इसलिए ये सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रही है कि आप वो समझ डेवलप कर सकें भारत के संदर्भ में कि कौन से इवेंट होने पर देश में किस तरह की रिजल्ट या किस तरह के आउटकम हमें मिल सकते हैं। ये आपके लिए केस स्टडीज हैं, ये आपके लिए बहुत सारे वेरियस इवेंट्स हैं। आपको ये समझना है कि सोसाइटी में, समाज में कहाँ क्या बदलने से अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा और उस रिजल्ट का हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर क्या परिणाम होगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर एनसीईआरटी में जानेंगे समझेंगे। तो वो समझ डेवलप करना है, इसीलिए आपसे जो है हिस्ट्री पढ़वाई जा रही है, टू बी ऑनेस्ट। तो वो समझ डेवलप करना है, आपको केस स्टडीज के बेस पे लेके जाना है और आपको उसको इंडिया के अंदर भी थोड़ा इंटरलिंक करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम चलते रहेंगे साथ साथ, मैं उसको थोड़ा सा भारत के संदर्भ में भी आपको बताता रहूंगा। और हाँ, चैप्टर्स को तो हम डीप डाइव से वी विल गोइंग टू कवर। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका, दैट इज द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, द्विध्रुवीयता जिसे आप कहेंगे। दो ध्रुव हैं, दो पावर के ध्रुव हैं। एक ध्रुव आप कह सकते हैं यूएसए है, और दूसरा जो आपका ध्रुव है वो आपका है यूएसएसआर। दो ध्रुव हैं। और ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, ये चैप्टर बेसिकली फोकस है उस एक दूसरे ध्रुव के पतन के बारे में, दैट इज यूएसएसआर। और वहीं से आप जानेंगे कि किस तरह से विश्व में एक यूनिपोलर वर्ल्ड आया, और अब जो भारत आज के संदर्भ में भारत जो कहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड, तो किस तरह से ये टर्म्स चेंज हुई समय के साथ, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आप एक इवेंट से हम शुरू करते हैं, और वो इवेंट है बर्लिन की वॉल का फॉल। अब ये बर्लिन की वॉल क्या है? देखिए, बर्लिन की वॉल जो है इट इज बेसिकली, अब थोड़ा सा समय में अगर हम पीछे जाएं तो आप ऐसा समझिए कि रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, और रशियन रिवॉल्यूशन के बाद, रशियन रिवॉल्यूशन के बाद या थोड़ा उससे और पहले चलते हैं, जब इंपीरियलिज्म था, जब ब्रिटिशर्स की कॉलोनी लगभग लगभग हर दुनिया के हर पार्ट पर थी। कहते थे कि जो ब्रिटिश है या जो इंपीरियलिस्ट
या इंपेरियलिज्म है, या जो यूरोप का इंपेरियलिज्म है जो कि पूंजीवाद पर आधारित था, जो कि कैपिटलिज्म पर आधारित था, कहते हैं उसका सूरज कभी नहीं डूबता था, क्योंकि वहां पर हर एक पर्टिकुलर टाइम पे कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रिटिश के उपनिवेश उपनिवेश में, या जिसको आप सब डोमिनियन भी कहेंगे, या ब्रिटिश की जो कॉलोनी थी, जैसे भारत था, म्यांमार रहा है, अफ्रीका के कई कंट्रीज रहे हैं, चाइना वॉज ऑल्सो दी कॉलोनी। तो कहते हैं कि कभी न कभी यूएसए भी कॉलोनी ही था। यस। तो कहते हैं कि कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य का इतना विस्तार था कि कभी न कभी उसके एक किसी कॉलोनी में हमेशा सूरज उगा हुआ रहता था, उस साम्राज्य का सूरज कभी अंत ही नहीं हुआ। इसको हम इस तरह से कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो समय जब हम देखते हैं लगभग 1917 के पहले के आसपास का समय, तो उस समय तक पूंजीवाद जो था अपने चरम पर था। अब इसका जब ऑल्टरनेट आया, वो आया 1970s 1922 के आसपास। एक रिवोल्यूशन हुई रशिया में, और उस रिवोल्यूशन ने नींव रखी समाजवाद की, सोशलिज्म जिसे आप कह सकते हैं, और उसका भी एक रिजिड फॉर्म जिसे हम कहेंगे कम्युनलिज्म। थोड़ा सा हम कम्युनिज्म के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में समय के जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम समझेंगे। तो बर्लिन की जो वॉल का जो कंटेक्स है, वो कंटेक्स ये है कि ये यूएसएसआर जो था, धीरे धीरे इसने ईस्टर्न ब्लॉक ऑफ यूरोप की कंट्रीज को अपनी संगठन में मिलाने का कोशिश किया। आप ऐसे समझिए कि यूएसएसआर जो एक सुपर, लेकिन से द ग्रुप ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट्स या सुपर कंट्रीज आप कह लीजिए, तो धीरे धीरे इस तरह से उसने स्प्रेड करना शुरू किया। अब हुआ क्या कि जर्मनी में दो ओपिनियन थे, ये आपका ईस्ट जर्मनी है और ये आपका क्या है, वेस्ट जर्मनी है। ईस्ट जर्मनी जो था वो रशिया की तरफ था, या आप कह लीजिए यूएसएसआर कहना ठीक होगा इसे, यूएसएसआर की तरफ था। रशिया यूएसएसआर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। रशिया के साथ बहुत सारे कंट्रीज है। एक समय था जब यूएसएसआर अपने पीक पर जब था, तो आज के संदर्भ से 52 कंट्रीज उसके अंदर इंक्लूडेड थे। ठीक है। तो यूएसएसआर में डोमिनेंट प्लेयर रशिया ही था, सबसे बड़ा प्लेयर रशिया ही था। तो अब आप ये समझिए कि यूरोप में जो पूरा का पूरा आइडिया है वो किस पे है, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद पे है। और ये जो रशिया का जो आइडिया, दैट इज कम्युनिज्म, या आप कह लीजिए समाजवाद पे आधारित है। दोनों अपोजिट आइडियोलॉजी। अब जर्मनी के अंदर जो रशिया से या यूएसएसआर से लगता हुआ जो हिस्सा था, वहां पर भी इन्होंने अपना स्प्रेड करना, आइडियोलॉजिकल स्प्रेड करना शुरू कर। अब ये आइडियोलॉजिकल स्प्रेड जब करना शुरू किया, तो जर्मनी को दो वॉल में डिवाइड, वॉल बना दिया गया था जर्मनी के अंदर। एक ईस्ट जर्मनी, एक वेस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी था कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का समर्थक, और ईस्ट जर्मनी जो था वो समाजवाद या कम्युनिज्म का समर्थक था। और इसके लिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, एक आयरन कर्टन बना दिया गया, या आप कह लीजिए वॉल बना दी गई। और ये वॉल गिरी, ये वॉल गिरी। अब ये वॉल क्यों गिरी, इस वॉल के गिरने के क्या कारण थे, और इस वॉल के गिरने के आसपास के जितने भी इवेंट है, अब उन इवेंट के ऊपर हम चर्चा करें। तो बर्लिन की वॉल जब फॉल हुई, जब बर्लिन की वॉल लोगों ने गिराई, मास मूवमेंट हुए, और वो मास मूवमेंट वॉल गिराने तक सीमित नहीं थे। वॉल गिराना तो एक सांकेतिक था, वॉल गिराने का मकसद था सिस्टमेटिक चेंजेस कि जो सोशलिज्म है, या जो समाजवाद की जो संकल्पना है, या जो कम्युनिज्म की संकल्पना है, उसे जो है कैपिटलिज्म की तरफ मोड़ा जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ईस्ट बर्लिन है आपका, ये वेस्ट बर्लिन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वॉल है। ये वॉल का बनाने का लक्ष्य ये था कि ईस्ट बर्लिन के जो लोग हैं वो इधर ना जाए, ब्रेन ड्रेन ना हो, इसके लिए वॉल बना दिया गया। और यहाँ पर फ्रीक्वेंट स्टैंड ऑफ भी दिखा गया था। चलिए, तो बर्लिन की जो वॉल थी, वो बर्लिन वॉल क्या सिंबलाइज कर रही थी, वो बर्लिन वॉल सिंबलाइज कर रही थी एक एक डिवीजन, एक अंतर, किसके बीच में, कैपिटलिस्ट के बीच में और कम्युनिस्ट के बीच में, पूंजीवादी लोगों के बीच में और कम्युनिस्ट लोगों के बीच में एक अंतर को डिफाइन कर रही थी, जैसा मैंने आपको अभी संदर्भ दिया था, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी। अब देखिए जर्मनी का जो डिवीजन हुआ, यहाँ पर एक और कंटेक्स्ट मैं आपको देना चाहूंगा, कोल्ड वॉर का कंटेक्स्ट। कोल्ड वॉर का कंटेक्स्ट, जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ, वर्ल्ड वॉर टू के बाद से लगा के लगभग 1991 या 1990s का जो दौर है, इसके बीच का जो ये पीरियड है, इसी को हम कहते हैं कोल्ड वॉर।
इसके बीच में, इस टाइम पीरियड के बीच में एक टग ऑफ वॉर चल रहा था। कंट्रीज जो है उनके संदर्भ में एक टग ऑफ वॉर चल रहा था। कुछ कंट्रीज को अमेरिका अपने खेमे में लाना चाहता था, कुछ कंट्रीज को यूएसएसआर अपने खेमे में लाना चाहता था। और यही टग ऑफ वॉर जो है दैट वाज कंटिन्यू इन दिस कोल्ड वॉर। और 1990s के आसपास ही ये सोवियत संगठन का विघटन हो जाता है। ये सोवियत संघ जो है वो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाता है और इसी के साथ ही कोल्ड वॉर का एंड भी हो जाता है। आपको याद ही होगा कि कोल्ड वॉर के टाइम में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में बड़ी कंपटीशन था हर चीज में, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, स्पेस, एम्प्लॉयमेंट, न्यूक्लियर एनर्जी, हर चीज में कंपटीशन था। और कई बार शुरुआती मामलों में जो यूएसएसआर है उसको एडवांटेज भी था, ठीक है। लेकिन बाद में जो आपका यूएसए था, जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, यहाँ पर 3 टर्म होंगी, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का मतलब है कैपिटलिस्ट कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, स्पेशली जो यूएसए और यूएसए कनाडा जैसे कंट्रीज हो गए, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका जो ईस्टर्न यूरोप का जो कैपिटलिस्ट समर्थक समाज या कैपिटलिस्ट समर्थक जो देश हैं, वो सब आ जाते हैं किसमें, आपके फर्स्ट वर्ल्ड, ठीक है। इंपीरियलिस्ट, कैपिटलिस्ट, यूएसए और ईस्टर्न ब्लॉक ऑफ यूरोप, जो पूंजीवाद के समर्थक है, जो कैपिटलिज्म के समर्थक हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी संकल्पनाओं के आधार पर अपना इकोनॉमिक सिस्टम चलाते हैं, जहां पर फ्री मार्केट रिजीम है, सरकार किसी भी चीज का प्राइस कंट्रोल नहीं करेगी, मार्केट फोर्सेस जो है किसी भी चीज का प्राइस कंट्रोल करें। प्राइस कंट्रोल से क्या अर्थात है, मान लीजिए ये पेन है, इस पेन का कीमत है 10 रुपए, सरकार इसकी प्राइस को कंट्रोल कर सकती है। कैसे कंट्रोल करेगी, जो इस पेन को बनाने वाला है उसको बोलेगी सरकार कि तुम इससे ज्यादा रुपए में इस पेन को नहीं बेच सकते। तो वो प्रोड्यूसर बोल सकता है कि मुझे नुकसान होगा, तो सरकार उसको भरपाई कर सकती है, सरकार उसको दूसरे बिजली पानी या टैक्स में कुछ रिलीफ दे सकती है। इस तरह से सरकार क्या कर सकती है, प्राइस कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। जनरलाइज वे में हम पढ़ रहे हैं। तो अब ये समझिए कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, ये ब्लॉक हो गया आपका ईस्टर्न यूरोप का और यूएसए। सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज हम कहते हैं यूएसएसआर के साथ जो कंट्रीज, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हम उन कंट्रीज को कहते हैं जो आज के समय में डेवलपिंग नेशंस हैं, या जो जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पालन किया, जैसे भारत, ठीक है, जो न तो यूएसए के साथ गए न यूएसएसआर के साथ गए। टग ऑफ वॉर में उन्होंने अपने आप को एक उदासीन, एक न्यूट्रलाइज पोजीशन में बनाए रखा ऑफिशियली, ठीक है। हालांकि भारत का झुकाव आपको यूएसएसआर की तरफ दिखेगा, लेकिन वो अनऑफिशियल या कहने के लिहाज से पेपर के बेसिस पे नहीं है, ठीक है। आपको जान के हैरानी होगी कि यूएसएसआर या रशिया, आप समझ लीजिए, भारत को यूनाइटेड नेशंस में कम से कम 100 से ज़्यादा वीटो लगा के बचाया है। 100 से ज़्यादा वीटो, कश्मीर के इशू पे, कभी ह्यूमन राइट्स के, कभी जेनोसाइड के इशू पे, जो पॉलिटिकली फैब्रिकेट होते थे पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान और यूएसए दोनों अच्छे अलाई हुआ करते थे, तो उन्होंने भारत को घेरने के लिए यूएन में कई बार इसी जो है रणनीति अपनाई, लेकिन रशिया ने उनको वीटो से जो है सीधा ही खारिज कर दिया। तो हमारा अच्छा रिलेशन रहा है, बट ऑफिशियली हम किसी तरफ नहीं जाते हैं। सो वी आर द लीडर ऑफ थर्ड वर्ल्ड, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करते हैं। अगेन मैं समराइज कर देता हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड यूएसए, ईस्टर्न ब्लॉक, पूंजीवादी, इंपीरियलिस्टिक और फ्री मार्केट फोर्सेस, इकोनॉमी का वो समर्थन करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी का समर्थन करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज, जो यूएसएसआर, उस समय के तत्कालीन यूएसएसआर का जो पार्ट हुआ करते थे, उसको हम कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, और हाँ यहाँ पर क्या है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करते रहे हैं, जो आज के संदर्भ में डेवलपिंग नेशन है, उनको हम क्या कह रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब देखिए, थोड़ा सा वापस पीछे चलते हैं। जर्मनी जो था उसको डिवाइड किया गया था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी सेंट्रल बना किसका, कोल्ड वॉर का। यूएसएसआर उसे अपनी तरफ लाना चाह रहा था, यूएसए उसे अपनी तरफ लाना चाह रहा था। तो एक हिस्सा यूएसएसआर की तरफ चला गया, एक हिस्सा यूएसए की तरफ, या फर्स्ट ब्लॉक की तरफ चला गया, या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के ब्लॉक की तरफ। अब इसे सेपरेट करने के लिए या ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए क्या किया गया, बर्लिन वॉल बनाई गई 1961 में।
ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। लेकिन कुछ ऐसी वजह रही, वो क्या वजह है हम अभी आगे जानेंगे। कुछ ऐसी वजह रही जिसकी वजह से लोगों ने कम्युनिज्म को नकार दिया, लोगों ने कम्युनिज्म को सिरे से नकार दिया। क्या कारण रहे हैं वो हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और 9 नवंबर 1989 को क्या हुआ कि लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया, इस वॉल को तोड़ दिया, इस वॉल में छोटे छोटे छेद कर दिए। अब इस वॉल का टूटना और सोवियत संघ का विघटन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस वॉल का टूटना ये एक सिंबल था कि अब ईस्टर्न यूरोप में या ईस्टर्न ब्लॉक ऑफ यूरोप में जो है वो यूएसएसआर का दबदबा कम हो रहा है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म का दबदबा कम हो रहा है। और जैसे ही ये टूटा, यूनिफिकेशन हुआ किसका, जर्मनी का। और यूनिफिकेशन के होते ही लगभग 1990s के आसपास यूएसएसआर का विघटन भी शुरू हो गया। और इसे हम क्या कहेंगे, देयर वाज द एंड ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक। जो कम्युनिज्म था, जो सोशलिज्म का एक प्रकार है, वो उसका एंड यहाँ पर आना शुरू। क्यों एंड हुआ, क्या उसके रीजन रहे होंगे और क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे होंगे, ये बताता है कि द्विध्रुवता का अंत कैसे हुआ। द्विध्रुवता का अर्थात आप समझिए कि एक तो था यूएसए और दूसरा जो ध्रुव था वो था यूएसएसआर। दुनिया की सारी शक्तियां, सारे रिसोर्सेज, सारा पैसा, सारा पॉलिटिकल कंट्रोल, सारा आर्मी, वेपन, न्यूक्लियर, एवरीथिंग वाज देयर विद दीज टू ब्लॉक। और इन ब्लॉक्स के साथ जो दूसरे कंट्रीज थे उनके साथ वो शेयर्ड थे। तो पूरा ब्लॉक इन दो पोलर, बाईपोलर में बटा हुआ था। अब जब यूएसएसआर या इस वॉल का जब टूटना हुआ, ये सांकेतिक है, ध्यान रखिएगा। इस वॉल का जब टूटना हुआ तो वॉल के टूटते ही क्या हुआ, ये एक संकेत हुआ वॉल का टूटना। वॉल के टूटने के साथ साथ और बहुत सारे इवेंट है, बहुत सारे इवेंट है, पर ये एक सांकेतिक इवेंट है कि वॉल का टूटना और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होना, ये सिंबलाइजेशन है। और इससे क्या हुआ कि ये जो दूसरा ध्रुव था, पावर का ध्रुव था, ये अंत हो गया। एंड उसी से चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। और आप देखेंगे कि 1990s के बाद से हम जो है जीना शुरू हुए एक यूनिपोलर पोलर वर्ल्ड में, जिसे हम जानते हैं यूएसए के नाम से। और इस यूएसए ने हर जगह अपनी टांग घुसानी शुरू की, ये दुनिया का चौधरी बन गया, आप ऐसा समझ, ठीक है। चौधरी मतलब मैं किसी कास्ट रेफरेंस में नहीं बोल रहा हूँ, चौधरी इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो ये लीडरशिप के रोल में आ गया। और यहाँ आके यूएसए ने, जब यूनिपोलर वर्ल्ड था तो यूएसए ने भी 2000 आई मीन 1990 के बाद से बहुत सारी गलतियाँ की है। मिडिल ईस्ट को टॉपल करना, अफ्रीकन कंट्रीज को टॉपल करना, ये बहुत सारी मिस्टेक इसने की है। खैर जानेंगे हम उन सारी चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर एक सांकेतिक टॉपिक है और इसी के आसपास जो दूसरा मेन टॉपिक है वो है आपका कि वो किस तरह से विघटन हुआ। खैर बात करते हैं मास मूवमेंट। लोगों ने मास मूवमेंट क्यों किया, लोगों ने मास मूवमेंट क्यों किया? लोगों ने मास मूवमेंट इसीलिए किया क्योंकि लोग झेल रहे थे इकोनॉमिक हार्डशिप। लोग क्या झेल रहे थे, इकोनॉमिक हार्डशिप। और उनको जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए। देखिए, सोशलिस्ट जो कंट्रीज है वहाँ पर अथॉरिटेरियनिज्म ज़्यादा है, वहाँ पर जो है पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा है। डेमोक्रेसी जहाँ पर है वहाँ पर आपको फ्रीडम है, ठीक है, वहाँ पर थोड़ी बहुत पाबंदियाँ हो सकती है। लेकिन आप देखिए यूएसएसआर के समय में आप सरकार के खिलाफ प्रश्न नहीं उठा सकते, कि अगर आप प्रश्न उठाएंगे तो फिर थोड़ा सा आपको दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फ्रीडम नहीं थी, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पर्सपेक्टिव पैरेलल टू दिस क्या था, इकोनॉमिक हार्डशिप थी। अब सोचो कि न तो आपको बोलने की आज़ादी है, ना आपको एम्प्लॉयमेंट की आज़ादी है, ना आपको बिजनेस करने की आज़ादी है, साथ साथ अपने विचार रखने की भी आज़ादी नहीं है, आप किस नेता को वोट देना चाह रहे हैं वो भी आपको आज़ादी नहीं है। और पैरेलल टू दिस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स का बर्डन है, आपके ऊपर, आपके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी, जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड है वो सब स्टेट की है। ये सोशलिज्म का आधार है। जबकि कैपिटलिज्म में क्या कहा जाता है, कैपिटलिज्म में कहा जाता है प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट, कि भाई मेरा खेत है तो मैं ही इसमें उगाऊंगा और मैं ही इसको बेचूंगा। लेकिन सोशलिज्म में क्या है, यूएसएसआर में क्या था कि जितने भी खेत थे वो सब स्टेट के हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप थी लोगों के ऊपर, जर्मनी में, आप ऐसा समझिए। एंड दिस लेड टू द मास मूवमेंट।
और वहाँ से जो मास मूवमेंट शुरू हुआ, उस मास मूवमेंट के शुरू होने के बाद वन आफ्टर अनदर 8 यूरोपियन कंट्रीज जो थे, जो कि सोवियत ब्लॉक का पार्ट थे, उन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका बिकॉज ऑफ द मास डेमोन्स्ट्रेशन। लोगों ने विरोध किया ऑन दीज पैरामीटर। आपको जान के हैरानी होगी कि आज का जर्मनी, पोलैंड, फिर आप देखिए एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये सब उस समय जो है अलग हो गए यूएसएसआर से। ठीक है। फिर आप देखेंगे ये हालांकि रशिया का पार्ट था, लेकिन फिर यहाँ से जो है चेक रिपब्लिक या ये पूरा था चेकोस्लोवाकिया, जहाँ से चेक और स्लोवाकिया अलग बन गए, हंगरी अलग बन गया, रोमानिया अलग बन गया, बल्गारिया अलग बन गया। फिर ये यहाँ पर नीचे और देखेंगे आप, बोस्निया, क्रोएशिया, ये सर्बिया, ये सब यूएसएसआर का पार्ट थे उस समय में, अजरबैजान भी नीचे तक। बट धीरे धीरे यहाँ से वो इवेंट जो है, चेन ऑफ इवेंट शुरू हो गया, और उस चेन ऑफ इवेंट को यहाँ से इस बर्लिन की वॉल का जब फॉल हुआ, वहां से वो इवेंट शुरू। इसलिए ये मैंने क्या कहा था आपको कि एक कोई इवेंट होगा, उस इवेंट के पैरेलल बहुत सारे इवेंट होंगे, हालांकि वो सारे इवेंट एक दूसरे के साथ लिंक होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जानते हैं, समझते हैं कि आखिर सोवियत सिस्टम था क्या, और इस सोवियत सिस्टम में ऐसा क्या था जिसकी वजह से लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया। लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ पर इकोनॉमिक हार्डशिप है, लोगों को ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है, जिसकी वजह से लोगों ने पूरा सिस्टम ही रिसेट कर दिया, जिसकी वजह से लोग कम्युनिज्म और सोशलिज्म से कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी जैसी चीज़ों की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ पर लोगों को ज़्यादा आज़ादी मिलती या रहती है। बात करते हैं सोवियत सिस्टम की। क्या है सोवियत सिस्टम? सोवियत सिस्टम आप कह सकते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर जिसको आप कहते हैं। आमतौर पर आप इसे रशिया से समझते होंगे कि ये रशिया। देखिए, यूएसएसआर का एक डोमिनेंट जो कंट्री था ना, डोमिनेंट कंट्री जो था, दैट वाज द रशिया एक्चुअली। ठीक है। यूएसएसआर को रशिया से इंटरचेंजेबली समझना वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक है, दैट वुड बी नॉट अप्रोप्रिएट। तो यूएसएसआर का मतलब सिर्फ रशिया नहीं है, यूएसएसआर का मतलब पूरा ब्लॉक है। ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर बना कब? यूएसएसआर बना जब एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशन हुई रशिया में 1917 में। इससे पहले रशिया में जार का शासन था, तो जार के शासन को उखाड़ के फेंक दिया गया। जार के शासन को उखाड़ के फेंका ये महाशय थे व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। तो ये जो थे, इन्होंने एक पार्टी बनाई, दैट इज बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम था उसका? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। और ये बने रशियन रिवोल्यूशन के हीरो 1917 में, और यहाँ से ही हेड दी यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर को इन्होंने हेड किया रशियन रिवोल्यूशन में पार्ट करते हुए। और ये जो पर्सन थे, व्लादिमीर जो थे, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स जिस तरह की समाज की संकल्पना करते हैं, वो लेबर्स के ऊपर ज़्यादा, लेबर्स के वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करते हैं, असमानता नहीं होनी चाहिए समाज में, वैसी बात करते हैं कार्ल मार्क्स। और असमानता समाज में अगर हमें नहीं करनी है तो क्या करना होगा? हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे कंसेप्ट को हटाना होगा। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट रहेगा तो समाज में असमानता रहेगी, और इस असमानता को नहीं होने देने के लिए हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ही नहीं रखना है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट अगर नहीं रखना है तो फिर वहाँ पर सरकार का पूरा टोटलिटेरियनिज्म या अथॉरिटेरियनिज्म होना चाहिए। इसीलिए कार्ल मार्क्स बोलते हैं क्लासलेस सोसाइटी, जहाँ पर क्लास नहीं होगा। ये जो भाई साहब थे व्लादिमीर लेनिन, यहीं से प्रेरित थे, और यही इन्होंने इम्प्लीमेंट कर, यही इन्होंने यूएसएसआर में क्या कर दिया? इम्प्लीमेंट। देखिए, आइडियोलॉजीज का रोल बहुत बड़ा है, आइडियोलॉजीज का रोल बहुत बड़ा होता है। आपने एक संगठन का नाम सुना होगा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ आइडियोलॉजी का। तो लिटे का जो चीफ था प्रभाकरन, जिन्होंने राजीव गांधी के असासिनेशन को अटेम्प्ट किया था, तो लिटे का जो चीफ था वो था प्रभाकरन। तो प्रभाकरन का एक इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में उन्होंने
उसने एक कंसेप्ट बताया और वो कंसेप्ट है ह्यूमन बॉम्ब, कि किस तरह से ह्यूमन बॉम्ब बनाया जाता है आइडियोलॉजीज के बेसिस। क्या होता है, प्रभाकरण जाते हैं किसी विलेज के एरिया में और एक छोटा सा बच्चा जो 3 या 4 साल का है उसको अपने साथ ले आते हैं, तो बढ़िया से खिलाते हैं पिलाते हैं, ठीक है, और उसको ट्रेनिंग देते हैं किस चीज़ की, वेपन की। उसको ट्रेनिंग देते हैं किस चीज़ की, कि तुम्हारा जन्म जो हुआ है, तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो छाती पे बम बांध के मरने के लिए हुआ है, दैट्स इट। अब देखिए वो जो पर्टिकुलर पर्सन या जो बच्चा है वो बाहरी दुनिया से आइसोलेटेड है, वो अपनी आसपास के परिवेश में जो चीज़ें देख रहा है वही उसके दिमाग में चल रही है। तो अशांति, बराक ओबामा ने भी ये कहा कि अशांति में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो फिर आतंकवाद की तरफ ही जाएगा। तो अब सोचिए कि प्रभाकरण जो है उस ह्यूमन को एक बॉम्ब बना रहे हैं, वो छाती पे बॉम्ब मारना तो एक अलग चीज हो गया, दैट इज द मीन्स, लेकिन दिमाग में जो भरा जा रहा है वो क्या है कि तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है, तुम देखो सब आसपास सब ट्रेनिंग कर रहे हैं और तुम अभी से ट्रेनिंग करना शुरू कर रहे हो, उसे उस तरह से जो है मैसेज दिए जाते हैं, उस तरह से उसकी ट्रेनिंग की जाती है कि उसे उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। दैट्स हाउ द ह्यूमन बॉम्ब का कॉन्सेप्ट वाज देयर, और उसी तरह से वो असासिनेशन अटेम्प्ट भी करते। एक और सुनिए छोटी सी बात, एक छोटा हाथी होता है, बहुत छोटा हाथी का बच्चा समझिए। हाथी के बच्चे को अगर आप चेन से बांधेंगे और उसे अगर आप चेन से बांध के उस चेन को अगर खूंटे से बांध लेंगे, और हाथी का बच्चा शुरुआत में बहुत कोशिश करेगा उस चेन को या उस खूंटे से आज़ाद होने की, लेकिन क्योंकि उसका हाइट छोटा है, अभी वो बेबी है, छोटा बच्चा है, तो शायद उसमें इतना सामर्थ्य नहीं होगा कि वो चेन को तोड़ सके। वो लगातार 1-2 साल कोशिश करेगा, नहीं तोड़ पाएगा। धीरे धीरे वही हाथी, सेम हाथी, वही बेबी वाला हाथी अगर एडल्ट हो जाए तब वो कभी कोशिश नहीं करेगा उस चेन को तोड़ने की, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ आ चुकी है कि भाई मैं बचपन से ट्राई कर रहा हूँ उस चेन को तोड़ने की, 2 साल तक तो मेरे से टूटी नहीं, अब क्या टूटेगी। ये होता है रोल आइडिया में। तो जो व्लादिमीर लेनिन है, मार्क्स के आइडियाज से वो प्रेरित थे और यही उन्होंने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया यूएसएसआर में। फिर है ये, तो रशियन रिवोल्यूशन जो थी वो किससे इंस्पायर्ड थी, द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म, जो कि कैपिटलिज्म का उल्टा है, जो कि पूंजीवाद का उल्टा है। सोशलिज्म किस चीज की बात करता है, सोशलिज्म बात करता है इगलिटेरियन सोसाइटी की, एक समान समाज की संकल्पना करता है, कोई क्लासलेस सोसाइटी नहीं होगी। रेलवे में कोई फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास स्लीपर जनरल का डब्बा नहीं होगा, सब एक ही साथ जाएंगे, एक ही टाइप का, वी विल हैव सम सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल, वो भी क्लास इनइक्वालिटी है। तो अब सोशलिज्म जो बात करता है इगलिटेरियन सोसाइटी की, और कैपिटलिज्म जो है वो बात करता है किसकी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्री मार्केट रिजीम। आप जो जिसको जितना कमाना है कमाए। अब सिंपल सी बात है, जो जिसको जितना कमाना है अगर कमाए, कमाने वाली संकल्पना होगी तो आय की असमानता होगी, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। भारत के संदर्भ में आप ऐसा समझिए, हम ऐसा सुना भी होगा आपने कि 1% लोगों के हाथ में 99% वेल्थ है हमारे देश की। ये बिल्कुल इनक्वालिटी है। एक ऐसा गरीब है जिसको शायद 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, और एक ऐसा अमीर है जो अपने प्राइवेट जेट में जो है हवाई जहाज में बैठकर महंगा सा खाना खा रहा है। दिस इज द लेवल ऑफ इनक्वालिटी। तो देखिए ये जो सारी आइडियोलॉजीज है ना, ये एक दूसरे के पूरक है। हमें उस तरफ नहीं जाना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, हमें तो बस एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए अपनी समझ को डेवलप करना है। तो सोशलिज्म किसकी बात करता है, इगैलिटेरियन सोसाइटी की। ये इगैलिटेरियनिज्म कब होगा, जब इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे, अबॉलिश, किसी के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। सोवियत सिस्टम ने किसको प्राइमेसी दी, सोवियत सिस्टम ने प्राइमेसी दी स्टेट को, कि भाई राज्य जो करेगा, या दूसरे शब्दों में सरकार जो करेगी वही फाइनल होगा। ठीक है, आप कोई कोर्ट वोर्ट में जाके उसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्राइमेसी दी इन्होंने स्टेट को ओवर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्टी। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम था वो पूरा सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी के बेसिस पे था, ताकि कोई क्वेश्चन ही ना हो। ठीक है, कोई प्रश्न ही ना उठे, बस एक सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी, एक ही पार्टी वही रूल करेगी, कोई प्रश्न पूछने वाला है नहीं, आराम से जो है काम करो। अगर करप्शन भी हुआ तो कोई प्रश्न करने वाला है नहीं, कोई अगर बोलेगा भी
तो लाइक प्राइमेसी है स्टेट को, उसको पकड़ के ऐसा सेट करेंगे कि दूसरी बार वो कुछ बोलेगा भी नहीं। ठीक है। चाइना में जैक मा अलीबाबा के जो फाउंडर हैं, उन्होंने एक बार चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल दिया था, तो उनको पकड़ के चाइनीज गवर्नमेंट ने ऐसा ट्रीट किया, 3-4 महीने तो वो दिखे नहीं। के बाद वो जब बाहर आए, तब से वो चाइनीज गवर्नमेंट के लिए या उनके उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते। तो चाइना में वी हैव दिस कम्युनिस्ट काइंड ऑफ थिंग, यस वी कैन से। ठीक है। यहाँ पर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, कोई अपोजिशन नहीं होगा। ठीक है। और पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो क्या होगी, प्लान्ड और कंट्रोल्ड होगी, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा। फ्री मार्केट रिजीम क्या है, देखिए एक छोटी सी बात समझिए। आज आप मार्केट में जाते हैं तो आप देखेंगे 50 कार है आपके पास, 50 कार है, 50 कलर है, 50 टाइप का डिजाइन है। जो आपको अपनी जेब के हिसाब से कन्वीनियंट लगे या जो आपको अच्छा लगे देखने में कार, वो आप बाय कर सकते हैं। ये हो गया फ्री मार्केट। ठीक है। ये आप समझिए कि कंट्रोल्ड के टर्म्स में, कंट्रोल वाला सिनेरियो देखिए। कंट्रोल्ड का मतलब क्या है या अनकंट्रोल्ड का मतलब क्या है। कंट्रोल्ड है आपका किसमें, सोवियत सिस्टम में, या आप समझ लीजिए सोशलिज्म में, कम्युनिज्म में। और जो अनकंट्रोल्ड है दैट इज इन दी लेट्स से यूएसए और लेट्स से इन द कैपिटलिज्म। तो आज के संदर्भ में ऐसे समझने की कोशिश करिए कि जो बहुत अलग अलग तरह की कारें हैं, जो जो आपकी पॉकेट अलाउ करे आपको कार खरीद सकते हैं। यू हैव अ डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन। अब स्टेट इसको कैसे कंट्रोल कर सकता है, स्टेट इसको ऐसे कंट्रोल कर सकता है कि स्टेट लिखेगा टाटा मोटर्स, स्टेट लिखेगा महिंद्रा को, स्टेट लिखेगा फॉर एग्जांपल जो दूसरी कार कंपनीज है मारुति को, कि देखिए अब से जो भी आप कार बनाएंगे वो सिर्फ वाइट कलर की होगी। अगर आपके प्लांट से ब्लैक कलर की कार या ग्रे कलर की कार निकली तो आपके ऊपर इतना फाइन लगा दिया। अगर ऐसा कुछ हम कर दे तो ये क्या होगा, स्टेट कंट्रोल। और यूएसएसआर में यही था, वही कंट्रोल कर रहा था, प्राइस भी वही कंट्रोल कर रहा था। एक सिनेरियो में एक और देता हूँ आपको। भारत में एक समय में आपने एम्बेसडर कारों का एक दौर देखा होगा, वो एग्जाम्पल था कंट्रोल्ड कार्स का। उस समय में सबको यही था कि एम्बेसडर जैसा डिजाइन होना चाहिए वैसे ही कार होनी चाहिए। ठीक है। ताकि एक समानता दिखे समाज में कि नेताजी भी एम्बेसडर से जा रहे हैं, कलेक्टर भी एम्बेसडर से जा रहा है, और अगर कोई किसान या प्राइवेट इंडिविजुअल है तो वो भी किससे जा रहा है, एम्बेसडर से जा रहा है। कोई असमानता नहीं। और आज के संदर्भ में अगर आप देखना चाहें कैपिटलिज्म के दौर में, तो वी हैव सो मेनी ऑप्शन। देखिए हर चीज़ के अपने नफे नुकसान हैं। ठीक है। बट एज ऑफ नाउ वी हैव अ गुड ऑप्शन मार्केट के संदर्भ में। और प्लान्ड का मतलब क्या है कि भाई एक साल में आप इतनी ही कार बेच सकते हो, एक साल में आप इतनी ही कार प्रोड्यूस कर सकते हो। तो दैट इज व्हाट दी प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड एस्पेक्ट, जो मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया। अब आप समझिए कि क्या स्टेट इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर रहा है। आप ऐसा समझिए कोई एक कंपनी है जिसको पैसेंजर्स को लाने और ले जाने के लिए 100 कारों की जरूरत है, बट स्टेट ने बैरियर लगा रखा है कि एक साल में महिंद्रा 100 से ज्यादा कार प्रोड्यूस ही नहीं करेगी। कांट यू सी कि ये टूरिज्म के ऊपर क्या है, एक तरह से सरकार कंट्रोल कर रही है और उसको बुचर कर रही है, बजाय इसके कि सरकार फ्री कर दे और अ पर्सन कैन अर्न एज मच एज ही कैन, इकोनॉमिक हार्डशिप नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर वो है। और इन्हीं वजह से लोगों में क्या हुआ, असंतोष पैदा हुआ और मास डिमॉन्स्ट्रेशन, मास डिस्ट्रक्शन हुए, बर्लिन की वॉल गिर गई। देखिए सोवियत सिस्टम जो है वो किस तरह से राइज हुआ, स्पेशली ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में बात करते हैं। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में किस तरह से या क्यों सोवियत सिस्टम का राइज हो उसकी बात करते हैं। देखिए ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो बेसिकली लिबरेटेड, उनको आज़ादी दिलाई गई थी। किसने उसको आज़ादी दिलाई थी, सोवियत सेना ने। सोवियत सेना ने उसको आज़ादी दिलाई थी एक उस समय के एक फासिस्ट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी से, फासिस्ट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी से। और जब फासिस्ट फोर्सेस से या जो फांसीवाद जिसको आप कहते हैं आइडियोलॉजीज के टर्म्स में, फांसीवाद से जब ईस्ट यूरोप को आज़ादी दिलाई थी सोवियत सेना ने, तो फिर जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो है दे केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। और उन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को यूएसएसआर के मॉडल पे ही जो है डेवलप करना शुरू कर दिया गया। वही जो अभी चीज़ें हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। अब जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है दैट इज द सेकेंड वर्ल्ड और सोशलिस्ट ब्लॉक जिसको हम कहेंगे,
तो ये जो सोशलिस्ट ब्लॉक है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सेकेंड वर्ल्ड। अब जब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को यूएसएसआर के साथ मिलाया गया या यूएसएसआर ने उसे अपने साथ लाने की कोशिश की, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, उसको बताया कि देखो हमारे साथ इतना अच्छा है, ये जो ब्रिटिशर्स ने किया था इंपेरियलिज्म, देखिए उसका बहुत नुकसान है, ग्रेट डिप्रेशन भी आ गया था 1930 में। तो बोला कि हमारे यहाँ पर सोवियत सिस्टम में डिप्रेशन डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ें नहीं है, क्योंकि स्टेट इसको प्लान करता है। ठीक है, यूएसए में 1929 और 30s के दौर में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था। ये आता रहता है इकोनॉमी में, आप समझेंगे इसको थोड़ा सा, अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि देयर वाज अ ग्रेट डिप्रेशन। अब जब वो ग्रेट डिप्रेशन आया तो जो कैपिटलिज्म का सिस्टम था ना, वो पूरी तरह से आप समझिए कि एक तरफ से बैंक जो है बैंक होना शुरू हो गया, लोगों के पास पैसा खत्म ही हो गया। एक तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी थी लेकिन कोई उसका मार्केट में वैल्यूएशन नहीं था। ठीक है, तो यूएसएसआर ने इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को बताया कि देखो हमारे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टेट इसको कंट्रोल करता है। यूएसए में तो मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करती हैं, मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करती है तो ऐसा होगा कि डिप्रेशन आएगा, लेकिन यहाँ पर स्टेट कंट्रोल कर रहा है तो डिप्रेशन आ ही नहीं सकता। इनको लगा कि हाँ ये बात तो सही कह रहा है यार, यूएसए के साथ जो है 1930s में डिप्रेशन आया हुआ था, 10-20 साल उस बात को हुए ही थे। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने बोला कि हाँ अच्छा है, चलो यूएसएसआर की तरफ चलते हैं, उनके पास बड़ा ब्लॉक है, वो बहुत सारे रिसोर्सेज है, प्लान्ड इकोनॉमी है, डिप्रेशन आने का प्रॉब्लम ही नहीं है, इकोनॉमिक डिप्रेशन आने का प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए ये कंट्रीज जो है यूएसएसआर की तरफ अलाइन हो गए। यूएसएसआर ने कहा चलो साइन करो, क्या साइन करो? वॉर्सो पैक्ट। क्या था वॉर्सो पैक्ट? वॉर्सो पैक्ट था एक मिलिट्री अलायंस, और उसी मिलिट्री अलायंस से यूएसएसआर ने क्या किया, इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को अपने साथ क्या रखा? जोड़े रखा। अपने साथ क्या रखा? जोड़े रखा। ये टूल होते हैं, देखिए ये जो होते हैं ना, आइडियोलॉजीज होती है, आइडियोलॉजीज के बाद टूल होते हैं। वॉर्सो पैक्ट जो एक टूल है अपने अपने साथ लाना लोगों को। अब जो सोवियत यूनियन है बहुत पावरफुल हो गया, एडवांस इंडस्ट्री थी उसके पास, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे, मिनरल रिसोर्सेज थे, बहुत एफिशिएंट क्या था उसके पास? ट्रांसपोर्टेशन था। तो जी अब बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कवर करता था। अब यहाँ पर जब स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, जहाँ पर पब्लिक ओनरशिप थी, क्या थी? पब्लिक ओनरशिप थी, स्टेट उसको कंट्रोल करता था पूरी तरह से। और सोवियत संघ में क्या था? वेलफेयर। क्या था? वेलफेयर, कल्याण, लोक कल्याण। वहां पर जो है सब्सिडाइजेशन, सब्सिडी देना शुरू हुआ इन हेल्थ, सब्सिडी देना शुरू किया गया इन एजुकेशन, सब्सिडी देना शुरू हुआ इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड केयर। तो जहाँ कैपिटलिज्म में आपको खुद अपनी हेल्थ का जुगाड़ करना होता है, एजुकेशन का जुगाड़ करना होता है, बेस्ड ऑन योर पॉकेट। आपको सस्ते हॉस्पिटल मिल जाएंगे, महंगे हॉस्पिटल मिल जाएंगे, सुपर लग्जरी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल मिल जाएंगे, कैपिटलिज्म की अवधारणा। आपकी पॉकेट जो अलाउ करती है आप उसे यूज कर। कैपिटलिज्म उसको नाम देता है बेस्ट एंड बेस्ट हेल्थ केयर। इसी का उल्टा क्या है? इसी का उल्टा ये है, कोई 4 हॉस्पिटल नहीं होंगे, एक हॉस्पिटल होगा, वो भी स्टेट कंट्रोल करेगा और उसके पैसे भी स्टेट देगा। तो सब्सिडाइज हेल्थ, और ऐसा ही ऐसा एजुकेशन में, और ऐसा के ऐसा भी लेट्स से चाइल्ड केयर में। तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, यहाँ ज़्यादा कुछ समस्या नहीं है पैसे के जुगाड़ करने की। कैपिटलिज्म में आपको पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा। वेलफेयर स्टेट था ये तरह से। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे यहाँ पे जो पीएसयूज का कंसेप्ट है वो यहीं से हमने कॉपी पेस्ट किया है या यहीं से हमने सीखा। ये जो हमारा वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है, आपने पढ़ा ही होगा पॉलिटी में, ये यहीं से आया। तो हमारा भी थोड़ा बहुत झुकाव था इस सोवियत सिस्टम की तरफ, इस समाजवाद और इस सोशलिज्म की तरफ। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, राज कपूर की जो मूवीज थी ना वो इस यूएसएसआर में बहुत फेमस थी, स्पेशली उज्बेकिस्तान में, किर्गिस्तान में, रशिया के जो सदर्न पार्ट थे वहाँ पर वो बहुत फेमस थी, कि जो वहाँ का जो फैमिली स्ट्रक्चर और यहाँ का जो फैमिली स्ट्रक्चर है ना वो बहुत सिमिलर था। पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा कि एक सेंट्रल थीम होती है। क्या सेंट्रल थीम होती है? कि एक परिवार है, ठीक है, उसमें माँ है, पिताजी हैं, भाई बहन। तो उसमें एक सेंट्रल ड्रामा होगा, या तो भाइयों की बहन के साथ नहीं बनेगी, या भाइयों भाइयों की नहीं बनेगी, या सास बहू के बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे, या पिता या बेटे के बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे। यानी कि पूरी की पूरी जो मूवी है वो एक फैमिली के सराउंडेड और उसी के सराउंडिंग में बनी हुई है। ये चीज़ सोवियत
कंट्रीज जो थे, या आप समझिए यूएसएसआर के कुछ कंट्रीज को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ पर सिमिलैरिटी थी। वो खुश होते थे, देखो भारत में कितना समाजवाद है, भारत में किस तरह से फैमिलीज रह रही हैं, कितना पिता का समान है, भाई का समान है, लाइकवाइज। तो उस समय बॉलीवुड ने भी एक बहुत अच्छा, आप समझिए कि काम किया हमारा लिंकेजेस बनाने में यूएसएसआर के साथ। आपको जान के हैरानी होगी कि उस समय में ब्लैक मार्केटिंग तक होती थी। यस, ठीक है। तो खैर, समय अपने समय, हर समय की अपनी विशेषताएं होती है। अब जब सोवियत सिस्टम जो था, या सोवियत संघ जो था, अब उसने बहुत वाइड रेंजेस का, आई मीन वाइड कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। थोड़ी सी उसकी साथ दिक्कत ये होगी कि क्वालिटी उसकी बहुत वीक थी या इंफीरियर थी विथ रेस्पेक्ट टू द वेस्टर्न नेशंस। वेस्टर्न नेशंस आप समझ लीजिए, यूरोप का वेस्टर्न नेशन और यूएसए का जो वेस्टर्न नेशन, यहीं से वो शब्द है, या वेस्टर्न ब्लॉक या कैपिटलिस्ट ब्लॉक। क्लियर? तो इसमें हमने एक मेन इवेंट बर्लिन वॉल के फॉल और उससे संबंधित सोवियत सिस्टम के बारे में हमने जाना। अगले सेशन में हम कंटिन्यू करते हैं विद रेस्पेक्ट टू द सोवियत सिस्टम।